बच्चों नमस्ते। हम भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक स्वरूप के अंतर्गत उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग ने इसके पिछले वीडियो में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने यह भी देखा। देखिए, हिमालय पर्वत के बारे में ये जो धनुषाकार आकृति है ना, इसके बारे में पढ़ा, यानी ये उत्तर की ओर का जो भाग है उसके बारे में हम पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने ये पूरे बहुत सी बातों की जानकारी हमने उसमें पढ़ा। अब हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे बर्फ़ की नदी। ठीक है, तो पहले हम यह जानेंगे कि उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला का भारतीय उपमहाद्वीप के पर्यावरण और मानव जीवन में बहुत योगदान रहा है। हिमालय में हमें मालूम है कि हिमालय से बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थान है। हिमालय पर्वत से बहुत सारी नदियाँ निकलती है। ये देखिए यहाँ के, ये देखिए ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ से ये जो चित्र में आपको जो जितना भी नीला नीला जो दिखाई दे रहा है, देखिए सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी, सतलज नदी, सिंधु नदी, फिर इधर आप देखिए गंगा नदी, फिर ये देखिए ये गंडक नदी, ब्रह्मपुत्र, ऐसे है ना। ये जो नदियों का जो उद्गम स्थान है वो हिमालय पर्वतों से निकली हुई है। ठीक है, इसीलिए ये नदियाँ भी जो है ये साल भर पानी से भरा रहता है। इसका कारण क्या है? हिमालय से निकलने वाली नदियों में साल भर पानी रहता है। इसका कारण क्या है? एक तो ये बर्फ़ जो रहता है, ग्लेशियर जो है पिघल कर वो ग्रीष्म ऋतु में एक नदी का रूप लेता है। इसके अलावा इसमें वर्षा भी होती है, तो इसके चलते जो है हिमालय से निकलने वाली नदियों में साल भर पानी रहता है। तो अब हम लोग इस मानचित्र में ये देखिए, इसको देख के हम समझेंगे कि इसमें ये जितना भी जो नीला नीला दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ठीक है, ये हिमालय से निकलने वाली पूरी नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें कौन कौन सी नदियाँ निकलती है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जो है वो सबसे बड़ी नदी तंत्र है। ये देखिए, ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ये देखिए, ये जो बीच किनारे में जो देखिए पश्चिम की तरफ आपको यहाँ पे सिंधु नदी दिखाई दे रहा है, तो सिंधु नदी जो है वो एक बहुत बड़ी नदी है। ठीक है, ये जो नदी है अपने सहायक नदियों के साथ में मिलकर एक विशाल मैदान का निर्माण करती है। फिर इधर देखिए बीच का जो भाग है, इसमें आपको गंगा नदी दिखाई दे रहा है। ये देखिए बीच में जो भाग दिखाई दे रहा है वो आपको गंगा नदी है, और ये गंगा नदी अपने सहायक नदियों के साथ में मिलकर बहुत सारी विशाल मैदान का निर्माण करती है। फिर इधर देखिए किनारे में पूर्व की तरफ जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, और ये भी अपनी सहायक नदियों के साथ में मिलकर एक विशाल मैदान का निर्माण करती है। तो इसको हम जो ये तीन भाग है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसका जो अध्ययन है, ये जो मैदान का निर्माण करती है, इसको हम अगले वाले अध्याय में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अगली उपमहाद्वीपीय प्राकृतिक जो स्वरूप है, पर्वत के बाद जो मैदान है, हम उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ और गंगा नदी की सहायक नदियाँ। तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज सिंधु नदी की तंत्र की सहायक नदियाँ हैं। यमुना, काली, कर्णाली, राप्ती, गंडक, गोमती व कोसी गंगा तंत्र की नदियाँ हैं। फिर उसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी की भी अपनी जो सहायक नदियों के साथ में मिलकर एक विशाल मैदान का निर्माण करती है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सा नदी तंत्र सबसे बड़ा तंत्र है। तो गंगा नदी जो है वो सबसे बड़ा नदी तंत्र है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सहायक नदी जो है वो मिलकर एक मैदान का निर्माण करती है। तो तंत्र का अर्थ क्या है? एक नदी जो है वो अपनी सहायक नदियों के साथ में मिलकर एक विशाल नदी का निर्माण करती है, जिसको हम कहते हैं नदी तंत्र। फिर यहाँ दूसरा प्रश्न दिया है, पश्चिम दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो रावी नदी बहती है। सबसे कम संख्या में सहायक नदी किस तंत्र में स्थित है? तो सबसे कम जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। फिर महानदी इनमें से कौन से नदी तंत्र में आएगी? तो गंगा नदी में। ठीक है, ये वाले प्रश्नों को आपको कॉपी में लिखना है। अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे बर्फ़ की नदी हिमनद।